चलिए, हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इस प्राचीन भारत में आज हम लोग को पढ़ाई करना है मौर्य वंश। किस वंश के बारे में पढ़ना है? मौर्य वंश। ठीक है, देखिए मौर्य वंश, जैसा कि हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, किसी भी राजा के बारे में जो साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं, दो तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, एक साहित्यिक स्रोत से और एक पुरातात्विक स्रोत से। सेम उसी प्रकार से मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, मुख्य रूप से दो स्रोतों से मिली है। एक साहित्य स्रोत है और दूसरा स्रोत का नाम है पुरातात्विक स्रोत। कौन कौन सा स्रोत? साहित्य स्रोत और पुरातात्विक। साहित्य स्रोत का मतलब आप लोग जानते हैं, साहित्य मतलब पुस्तक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुस्तक का जो जानकारी मिलती है, इस मौर्य साम्राज्य के बारे में पहला अर्थशास्त्र, दूसरा आपका स्रोत मिलेगा इंडिका, और तीसरा जो मुख्य स्रोत मिला है मुद्रा राक्षस। ये विशाख दत्त के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। तो ये जो लिखा गया मौर्य साम्राज्य क्या था, मौर्य साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ था, इसका विनाश कैसे हुआ, ये इसकी पतन की ओर कैसे गया, तो इसकी जो जानकारी, ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के अगर स्रोत के बारे में जानना है तो इसका सबसे पहला जो मुख्य स्रोत माना जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता जो माने थे चाणक्य, जिसको दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं कौटिल्य। इसी का नाम था विष्णुगुप्त, इसी का नाम था। तो ये अर्थशास्त्र में जो विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है, इसमें इसके मौर्य साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक, मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यवस्था का जानकारी मिलता है। इंडिका जो पुस्तक लिखा गया है, आप लोग जानते हैं किसके द्वारा लिखा हुआ है? मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा। और आगे मेगास्थनीज ने, जिसमें मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक राजदूत के रूप में काम करते थे, राजदूत के रूप में आया था, तो उन्होंने जो लिखा मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक में कि यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अपने साम्राज्य के दौरान किस प्रकार शासन व्यवस्था चलाते थे, वो अपना साम्राज्य को केंद्र से होकर किस प्रकार पूरे राज्य का कंट्रोल करते थे, इनकी साम्राज्य कहां से क्या चारों दिशाओं में फैली हुई थी, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और मुद्रा राक्षस जो लिखा हुआ है, वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा हुआ है। विशाख दत्त। इस मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में विशाख दत्त से आपको जो जानकारी मिलेगी इसके प्रारंभिक समय के बारे में, कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, उनका जन्म क्या हुआ था, किस जाति से बिलोंग किए हैं। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक में ये वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो ना एक क्षत्रिय समाज से ना होकर के एक शूद्र समाज से बिलोंग करते थे। इन्हें ने विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक में लिखी हुई है। तो ये मुख्य जो पुस्तकें थे, इसी मुख्य पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है मुख्य रूप से। इसके बाद बहुत सारे पुराण भी है, उससे भी जानकारी मिलती है, लेकिन मुख्य पुस्तक यही है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आपसे स्टार्टिंग में ही पूछा जाएगा, बोलेगा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौन है? कौटिल्य। जिसका दूसरा नाम क्या है इनका? विष्णु चाणक्य। उसके बाद इसको आप बोल सकते हैं विष्णुगुप्त। उसके बाद इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहां से है, किसका राजदूत था? राजदूत सेल्यूकस निकोटर का था, जो किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अभी पढ़ाएंगे, अभी आइडियाज लीजिए पहले, फिर उसके बाद मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के बारे में।
तो ये साहित्यिक स्रोत के बारे में पता चला। अब पुरातात्विक स्रोत के बारे में हमें जानकारी मुख्य रूप से मिलती है अशोक के शिलालेख से। ठीक, अशोक के शिलालेख से। दूसरा नंबर स्तूपों से मिलती है, गुफाओं से मिलती है। स्तूप मतलब समझते हैं ना, पिलर बना करके उसमें लिख देता था कि इसका साम्राज्य का काल है, इसके बारे में। ठीक है, गुफाओं से, गुफाओं में भी चित्रित वर्णन किया जाता था, उससे भी जानकारी मिलती है। तो मुख्य रूप से जो पुरातात्विक स्रोत माना गया है, बहुत स्रोत तो बहुत सारे, लेकिन किसे? अशोक के शिलालेख, स्तूप और गुफाओं से। साहित्य ये पुरातात्विक, पुरातात्विक समझते हैं ना, खंडर से मिलना, पत्थर पर पुरेत करके लिख देना, उसी से जानकारी। तो ये जो हमें मौर्य साम्राज्य को जो जानकारी मिलती है, मुख्य रूप से ये दो भाग से मिलते हैं। किससे किससे मिलती है बोलिए? साहित्यिक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोत से कौन कौन सा है, नाम गिनाइए? अर्थशास्त्र, इंडिका और मुद्रा राक्षस। बोलिए। फिर उसके बाद पुरातात्विक स्रोत से किससे मिलती है? और स्तूप और गुफाओं से। ठीक है, अब यहां तक बात आई। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य की जब इसके बारे में स्रोत मिलेगा, तब इसके अगली कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य क्या था और इसका उत्थान कैसे हुआ। जैसा कि हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मौर्य साम्राज्य को इतिहास जो माना जाता है, लगभग लगभग इसका जो समय पीरियड था 137 साल का है। कितने साल का इतिहास है इसका? 137 साल तक मौर्य साम्राज्य चला। ठीक, तो पहली बात आती है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कोई किया होगा, तभी तो मौर्य साम्राज्य बना। तो ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? आप बोलेंगे सर ये चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो ऐसा नहीं कि ना आज ही आया एक ही दिन में पूरा स्थापना कर दिया, एक दिन में साम्राज्य स्थापित होगा। हमने बोला साम्राज्य, कोई घर तो बनाने नहीं बोले कि एक ही दिन में बना दिया तैयार हो गया। तो इससे पहले भी कोई साम्राज्य चल रहा था। इससे पहले आपको बताएं कि ये जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के पीछे, इससे पहले जिस साम्राज्य का चल रहा था वो कौन सा साम्राज्य था? नंद वंश। कौन वंश चल रहा था? नंद वंश। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। तो घनानंद की ही हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किस सम्राट वंश की स्थापना कर दी? मौर्य वंश की स्थापना कर दी, जो हमने घनानंद के बारे में पीछे पढ़ा दी है। ठीक, तो जिस चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस मौर्य वंश की स्थापना की थी, वो लगभग उसका कार्यकाल कितने वर्षों का माना जाता है? तो 137 वर्ष जो माना गया, तो केवल चंद्रगुप्त ही नहीं चलाया, इसके बाद इसका बेटा, बेटा के बाद दादा, पोता, सब ये लोग चलाया। ठीक है, तो वो क्रमबद्ध तरीका से हम लोग जानेंगे। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, तो ये अपनी नहीं किया, इनका कुछ सहयोग किया। और ऐसा माना जाता है कि अगर वो नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापना नहीं कर पाते। तो मौर्य वंश की स्थापना में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का थे, उनके गुरु थे, जिनका नाम क्या था? चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य था। बोला जाता है कि अगर चाणक्य ना होता तो चंद्रगुप्त भी ना होता, अगर चाणक्य नहीं होता तो चंद्रगुप्त भी नहीं होता। क्योंकि अगर चाणक्य ने ही उसे पूरी तरह ट्रेंड किया था, कैसे युद्ध कला में, शिक्षा में कैसे पारंगत करना है, क्या राजनीतिक होता है, हर तरह की शिक्षा की जानकारी दी थी। इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने बना मौर्य वंश की स्थापना की। तो आप जानते हैं कि जय भली बात ही कि इसमें चाणक्य का भी कुछ स्वार्थ छिपा हुआ था। चाणक्य का स्वार्थ इसलिए छिपा हुआ था कि ऐसा माना जाता है कि जब घनानंद का शासन चल रहा था, उस समय चाणक्य ने सहायता मांगने के लिए गया था घनानंद के पास। क्यों? क्योंकि चाणक्य जो था तक्षशिला में था। तक्षशिला कहां पड़ता है? गांधार। तक्षशिला में था, और वहां सिकंदर जब आक्रमण किया था तो सहायता मांगने गया था, और जिसे घनानंद ने बेइज्जत करके क्या किया था? अपने राज्य से बाहर कर दिया था। तो उस अपमान के बदला लेने के लिए वो तलाश कर रहा था कि हम अपमानित कैसे करें, क्योंकि चाणक्य जाति से ब्राह्मण था, और ब्राह्मण लोग उस समय युद्ध नहीं लड़ सकते थे, युद्ध नहीं कर सकता था। तो युद्ध नहीं लड़ेगा तो कैसे हराएगा उसको? तो वो विकल्प की तलाश कर रहे थे, और उसे विकल्प के लिए में जो व्यक्ति मिला, वो कौन सा व्यक्ति मिला? चंद्रगुप्त
मौर्य। समझ में आ रही इतिहास इसका, तभी ना इंटरेस्ट आएगा भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो सोचो ये पूरा कहानी जो घूम रहा है दो ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घुमा, एक चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य और तीसरा घनानंद, इसी के चक्र में पूरा का पूरा यहां पर चलेगा। तो घनानंद के अध्याय के बारे में पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग का जो मौर्य वंश के बारे में पहला हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको यहां लिखा गया है कि प्राचीन काल का राजवंश जिसने 137 वर्ष तक राज्य किया, और इसकी स्थापना का श्रेय किसको देंगे? मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है। और इसके प्रधानमंत्री का नाम, जिन्होंने आगे चल के जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर, तो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किसे किया? कौटिल्य या चाणक्य को। किसको नियुक्त किया प्रधानमंत्री के रूप में? कौटिल्य और चाणक्य को दिया गया, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया था। क्योंकि पराजित किया तभी यह वंश की स्थापना किया। अब यहां पर थोड़ी सी चार्ट है इस साम्राज्य की, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने माना जाता है 22 होगा, प्रिंटिंग गलती। इसका चंद्रगुप्त मौर्य का जो बोला गया है, अपने समय में जो शासन काल जो माना जाता है कि 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक जो शासन किए वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। समझ में आई बात? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने का जो शासन काल या उसके समय का जो अवधि माना जाता है वो कब से कब तक माना जाता है? 298 ईसा पूर्व तक। तो इसको माइनस कर लीजिए, अपना एज निकल जाएगा, 4 यहां पर हो जाएगा, 11 2 24 वर्ष लगभग उन्होंने मगध साम्राज्य की गद्दी पर 24 वर्षों तक विराजमान हो रहा। और 24 वर्ष तक विराजमान होने के बाद उन्होंने अपना गद्दी अपने पुत्र को सौंप दिया। और इन्होंने आगे चल के बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, आपको बताए थे जैन धर्म में। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने अपनी गद्दी अपने पुत्र को सौंपा, और उस पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। तो अगर बोला जाए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल कब से कब तक माना जाता है, तो कब से कब तक? 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। और लगभग कितने वर्ष तक मगध की गद्दी पर शासन किया? 24 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 24 वर्षों तक। तो देखो, जब भी कोई राजा हुआ करते थे, तो जैसा कि आप लोग को पता है, बताए थे कि हमारे देश में घनानंद के समय ही यूनानियों का आगमन हो चुका था, क्योंकि सिकंदर आक्रमण किया था। तो जब यूनानी आया तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत लोगों ने, अपने अपने लेखकों ने, विद्वानों ने अपना अपना मत दिया। मत में क्या माना गया? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित जिन्होंने विलियम जोन्स ने सैंड्रो कोर्ट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। तो ये आपसे पूछा जाता है कि एक जो आपके थे विद्वान जिसका नाम था विलियम जोन्स, उन्होंने सैंड्रो कोर्ट्स को पहचान किस रूप में किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। तो सैंड्रो कोर्ट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है। इससे आगे चल के और भी बताएंगे, अभी थोड़ी थोड़ी बात रखिए। यहां तक समझ में आ गई बात? अगला जब भी बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक शासन करने के बाद अपना साम्राज्य अपने पुत्र को दिया, तो उसका पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। तो बिंदुसार भी गद्दी पर बैठेगा। तो बिंदुसार जो गद्दी पर बैठा कब से कब तक? 298 ईसा पूर्व से लेकर के 200। इसका देखो कितना शासन चला, कितने वर्षों तक? सॉरी, 298 से लेकर के 273, मतलब 5 कितने वर्षों तक शासन किया? ये 25 साल तक ये उन्होंने अपने शासन किया। कहां पर? मगध की गद्दी पर। ठीक है। उसके बाद भी इसका पुत्र बना। तो ये अशोक की कहानी थोड़ी अजीब है। बोलेंगे सर क्या अजीब है? ये जब बना तो ये जैसा कि माना जाता है अशोक कोई साधारण भाई नहीं था व्यक्ति। ये जितने भी बिंदुसार के पुत्र थे उसमें सबसे महाप्रतापी और शक्तिशाली जो पुत्र था उसका नाम क्या था?
अशोक। तो अशोक जो बैठा ऐसी उसको गद्दी नहीं दिया इसका पिता जैसे दिया उसको चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि ये मगध की गद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। कितने भाइयों की हत्या की थी? 99 भाई को सोचो, और 99 भाई को मारा, और मार करके कहा जाया जानते हैं? मगध में नदी में नहीं, पटना में जो आगम कुआं है उसी कुआं में डाल दिया। वो अभी भी इसीलिए पटना में उस जगह का नाम भी है आगम कुआं। आगम कुआं, क्या बोले कुआं का नाम? अगर पटना जाओगे बोलेंगे हमको आगम कुआं जाना है, ले जाएगा ऑटो वाला। वो जैसे हजारीबाग का ही बाबू गांव बसा हुआ उसी वो जगह है, ऐसा नहीं कि बिराना उराना जगह है, वो जगह का नाम ही पड़ गया आगम कुआं। तो ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का कि जब अशोक ने गद्दी पर बैठा था तो 99 भाइयों को मार के गंगा जी में नहीं फेंक दिया था, वो कुएं में फेंक दिया था, और इसीलिए उस कुआं का नाम पड़ गया आगम कुआं। सही बात, वो जगह अभी भी मौजूद है। ठीक, तो अशोक जब गद्दी पर बैठा तो शासन करेगा। ठीक, तो उन्होंने अपना शासन कब से कब तक चलाया? 273 ईसा पूर्व से 200। तो इन्होंने देखो कितना समय तक शासन किया आपका, लगभग 41 साल तक शासन किया ये। तो सबसे लंबा कार्यकाल क्यों किसका माना जाता है? अशोक का माना जाता है। फिर अशोक क्या हुआ, आगे चल के इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और ये अनुयायी बन गया, और इसके जीवन में परिवर्तन जो आया वो कलिंग की युद्ध से हुआ। किस युद्ध की लड़ाई से? कलिंग ऐसा माना जाता है कि कलिंग का लड़ाई ऐसे लड़ने नहीं गया था। कहां किया था? हाथियों के लिए। बोला कलिंग में हाथियां बहुत ज्यादा पाई जाती थी, और ये बोला किसी भी उस समय अगर किसी के राजा के पास जितना हाथी रहता था वो उसका शासन उतना बेहतर रहता था। तो हाथियों की लड़ाई के लिए माना जाता है कि कलिंग युद्ध में आया और उन्हें इतना मार काट किया कि उसके जीवन का सबसे बोला जाता है नरसंहार युद्ध कलिंग का युद्ध माना जाता है। ठीक, तो इसका आगे चल के इसका एक मिला गुरु जिसका नाम था उपगुप्त। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु था वही इसको फिर बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया, फिर इस सन्यासी बन गया। ये भी अपना राजपाट छोड़ देगा। सन्यासी बना तो क्या हुआ, राजपाट त्याग देगा। अब छोड़ने के बाद इन्होंने अपना जिम्मेवारी से क्रमवत से इसके जो पुत्र बने उन्होंने शासन किया। ठीक, तो पहला शासन जो आया कुणाल के अधीन में, किसके अधीन में किया? कुणाल। दूसरा कौन था? दशरथ। तीसरा कौन था? संप्रीति। चौथा कौन था? सली सुख। पांचवा कौन था? देवबर्मन। छठा कौन था? सत धनवा। और अंतिम में जो था बृहदत्त था। तो मौर्य वंश का अगर अंतिम शासक बोला जाएगा तो क्या नाम लीजिएगा? बृहदत्त। समझ में आए बात? और मौर्य वंश का प्रथम शासक, अरे भूल जाते हैं, मौर्य वंश का स्थापना करने वाला वही है। मौर्य वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासक बृहदत्त। इतनी सारांश समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? तो इतना जो बताए यहीं से 3-4 क्वेश्चन एकदम फिक्स एग्जाम में रहेगा। ठीक है, अब हम लोग जो बताएं ये चार्ट के माध्यम से अब हम लोग सबकी पढ़ाई क्रमबद्ध तरीका से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का पहला अध्याय जो चालू होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मोस्ट वेलकम। चंद्रगुप्त मौर्य, देखो यही है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को स्टार्ट करने पहले समझिए कि देखो जो मनुष्य को आज भी इसी रोल के परंपरा में समझना चाहिए कि अगर मनुष्य के पास एक अच्छे गुरु हो जाएंगे तो उसे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है, जो इन्होंने दर्शाया। क्योंकि जैसा कि अभी हमने बता चुका कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य का अगर अच्छे गुरु नहीं होते तो कभी भी वो मगध की गद्दी पर बैठ सकता था? नहीं बैठ सकता था, क्योंकि सबसे शक्तिशाली और सबसे बोला जाता है पूरा विकसित जो आपका महाजन पद जो बाद में आपका बना साम्राज्य बना वो कौन सा था? मगध। मगध, वैशाली, यही सब था। तो इतना आसान नहीं था घनानंद को हराना, पॉसिबल था? उसका 2 लाख सेना, ये बेचारा अकेले लड़ सकता? तो इन्होंने लड़ा कैसे? ये लड़ा ये, लेकिन दिमाग कौन दे रहा था? पीछे से चाणक्य। क्योंकि इसीलिए बोला जाता है
कि चाणक्य की कूटनीति, वो इतनी कूटनीति में महारत था कि वो बिना लड़े पूरा साम्राज्य को नष्ट कर सकता था, वो अपना दिमाग से, मास्टरमाइंड से। ठीक है, तो वही चाणक्य को लास्ट में पढ़ेंगे कि किस तरह पढ़ा। तो पहले ऐसा माना जाता है कि चाणक्य जो को जब इसके क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया तो ऐसे नहीं बैठाया कि जाके डायरेक्ट मगधे पर लड़ो, नहीं, इन्होंने सबसे पहले टारगेट बनाया छोटा छोटा राज्य को जीतने का। छोटा चाणक्य बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य को कि डायरेक्ट सेंटर पर हमला नहीं करो, अगर सेंटर पर हमला करोगे तो नहीं जीत पाओगे। तो इसकी एक कहानी है, उस कहानी को पहले सुनिए। ऐसा माना जाता है कि इसके गुरु का नाम जो था चाणक्य था। ठीक, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ कि जब मगध पर आक्रमण करता था तो इसकी सेना तो छोटी थी, तो बार बार ऐसा माना जाता था कि घनानंद से हार जाता था, क्योंकि इतना छोटा सेना और बड़ा सेना से लड़ पाएगा नहीं। तो चाणक्य कैसे ही बोला कि हम मगध को इसको विजय बनाना, और वो शपथ ले लिया था चाणक्य कि हम घनानंद को, हमको गद्दी से हटाना है। तो क्या ऐसा माना जाता है कि चाणक्य जो था एक समय गांव का भ्रमण कर रहा था। ठीक है, तो भ्रमण करते हुए वो क्या होता था, अपने जब जैसे मान लिया आप ही खाना वाना खा करके मोहल्ले में घूमने निकल जाते कभी कभी, तो जब एक भ्रमण करते जा रहे थे तो जब एक कुटिया से प्रवेश की तो उन्होंने एक महिला को देखा रोटी बनाते हुए। क्या बनाते हुए देखा? रोटी बनाते हुए देखा। अब सोचो, इस रोटी के कहानी से पूरा वो साम्राज्य को जिताया है। तो जब रोटी बनाते हुए देखा, तो जब उन्होंने अपने बेटे को रोटी दिया, तो देखोगे रोटी को जब गर्म रोटी रहेगा, अगर बीच से तोड़ोगे तो पूरा जलेगा। जब खा पाओगे बीच से तोड़ के? नहीं खा पाओगे। तो उसकी माँ जो थी उसके बेटे को बोल रही थी कि रोटी खा रहे हो तो गर्म है, तो यहां से नहीं खाओ, साइड साइड से तोड़ तोड़ के खाओ। जब आपकी मम्मी रोटी बना के देगी गरम गरम, तो अगर जल्दी खाना है तो बीच से नहीं तोड़, किनारे किनारे से तोड़ते जाओ, देखो ठंडा होते होते खा जाओगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी दिमाग में यही बात आया कि हम बार बार बोल रहे हैं, सॉरी चाणक्य के दिमाग में, चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं लड़ने के लिए, जाता हार जाता है। अब मगध, तो इन्होंने बताया कि ये जो भारत की जो है, अगर भारत पर शासन करना है मगध पर, तो पहले आप उस छोटे छोटे राज्य को जीतो जो किसके खिलाफ था, आपका जो घनानंद के खिलाफ था। और इसका सबसे बड़ा टारगेट था पश्चिमोत्तर, क्योंकि सिकंदर उधर से जीत के गया था। तो इन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे राज्य को जीतना चालू किया। अब छोटे छोटे राज्य को जब वो जीतना चालू किया, तो जीतते जीतते इतनी इतनी सेना बना ली कि ऐसा माना जाता है कि सिकंदर, इस घनानंद के पास, इस चंद्रगुप्त मौर्य के पास घनानंद से भी ज्यादा सेना हो गई थी, 6 लाख सैनिक, और उसके पास 2 लाख सैनिक था। तो क्या किया, धीरे धीरे अपना साम्राज्य का विस्तार किया, तब जाकर के वो घनानंद से लड़ा और जिसमें वो विजय प्राप्त किया। कहानी समझ में आई, युद्ध नीति इसका। तो ये युद्ध नीति अपनाया था। तो वही बोले ना कि अगर चाणक्य ना होता तो चंद्रगुप्त का ही ना होता। तो आज हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में नहीं पढ़ते, और न चाणक्य का अपमानित हुआ ना होता तो चंद्रगुप्त का कहानी भी नहीं रचा जाता। अगर मान लो घनानंद चंद्रगुप्त का घनानंद चाणक्य का मदद कर देता तो लड़ता हो नहीं, बोला ठीक है जाओ तक्षशिला पर, चलो हम सैनिक भेज दे रहे वहां, तो कौन से सही मारेंगे ना। इसीलिए बोला गया है जैन धर्म में कि किसी से बातें कीजिए तो कितनो दुश्मन भी रहेगा तो मीठी वाणी करो, कम से कम झूठे मूठे हमको टेंशन तो नहीं देगा। तो उसका बात में ही पावर होता है। वचन जितना मीठा रहेगा आपका काम देखो बहुत सहजता से होगा। तो वचन का पावर, वो घनानंद तो अयासी में डूबल रहता था, वो बोलता हमको क्या करेगा। अब बेचारा कम से कम सीधे सीधे चाणक्य को भेज देता, पूरा बेइज्जत करके भेज दिया उसको। तो इसी कारण वो गुस्सा आ गया, और ब्राह्मण था जात का, और उसकी सबसे बड़ी गलती क्या की, उसकी शिखा पढ़ के निकाल दिया था। अब ब्राह्मण का शिखा बहुत ही सम्मानजनक माना जाता है, उसका सबसे बोला जाता है एक अनमोल रतन है, और उसी से उसको बाहर कर दिया और गुस्सा गया वो। तो बोला आप छोड़ेंगे नहीं, हम हमको किया इतना बेइज्जत करके, आओ हम अब कर्म करेंगे। तो घनानंद बोला क्या करेगा एक ब्राह्मण तुम वो करके, बोला अच्छा हमको ब्राह्मण समझते हैं, जाने दो। तो सोचो अपनी बुद्धि के बल पर पूरा साम्राज्य जिता दिया। समझ में आई बात। तो आइए अब आपका एपिसोड चलेगा। तो जैसे कि माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्य वंश की। किसने स्थापना की थी, मौर्य वंश की। उसकी शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, 322 से लेकर के 298, लगभग कितने साल का माना जाता है, 24 वर्ष, ठीक सॉरी 24 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो माना जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक जो था
चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल माना जाता है, कब से कब माना जाता है? 345 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ है? नहीं, अभी जन्मे नहीं हुआ है। तब की कहानी सोचो, हम लोग कितना समृद्ध थे। अभी हम लोग चल रहा 2024 ईस्वी, माने 2024 साल से भी पहले, और 300 पीछे ये में है। इतना साम्राज्य था, डेवलप, कितना हम लोग डेवलप थे। अगर अंग्रेज ये सब नहीं लूटता तो आज तो हम लोग सबसे सुपर पावर में रहते। तब भी इतना होने के बाद भी आज हम लोग हैं। चलिए तब स्टार्ट करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। अब कुछ कुछ लोगों का जो राय है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा है। क्या कहा है? सेंट्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। तो मतलब जस्टिन जो थे यूनानी, ये सेंट्रोकोट्स कहा था, लेकिन वास्तव में जिसको पहचान कराने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम जोन्स से। इसके बाद विशाख दत्त, जैसे बताएं कि विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे एक निम्न कुल से बिलोंग करते थे, कोई क्षत्रिय नहीं थे। और जैसा कि माना जाता है पहले जमाना में जो राजा बनते थे क्षत्रिय बनता था, लेकिन ये ऐसा माना गया है कि ये शूद्र जाति से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने इसका वर्णन जो किया है वो कौन सी पुस्तक में किया है? मुद्रा राक्षस। तो शूद्र जाति, देखो वही लिखा गया है। उसके चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द जो प्रयोग किया है, वो शब्द का नाम क्या है? ब्रिसल, जिसका आशय होता है निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग है। अब मान लो इतना बड़ा राजा बन गया, विशाख, पता चलता कि अच्छा विशाख दत्त हमारे बारे में बोल रहा, तो उसको छोड़ता। तो इन्हें ने इसीलिए बोला एक निम्न शब्द का प्रयोग किया गया। तो वो कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? ब्रिसल। समझ में आई बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त। किसके द्वारा? और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक में किसका वर्णन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के जाति के बारे में बताया। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का जीवनी भी लिखा होगा उसने। तो यहां तक समझ में आया? चलिए देखो, उसके बाद ऐसा माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइटल पड़ा मौर्य, तो ऐसा माना जाता है उनकी माता जो थी, उनकी माता का नाम क्या थी? मोरा। क्या नाम थी? मोरा। और मोरा जिसका सांस्कृतिक में अर्थ होता है क्या? मौर्य। क्या अर्थ होता है? मौर्य। ऐसा माना जाता है। अब बोलेंगे सर मोरा कौन थी? मोरा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मोरा जो थी वो घनानंद की जो रानियां थी उसकी दासी थी। ये ऐसा माना जाता है, उसकी दासी थी। और उसी दासी से जिस पुत्र का जन्म हुआ जाता था चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक, तो मोरा के नाम पर ही उनका टाइटल, उनका अर्थ पड़ा मौर्य, इसीलिए ने उसका नामकरण किया मौर्य वंश। ऐसा इतिहासकारों का मानना है। यहां तक समझ में आया? तो समझ में आया? तो उनकी माता का नाम मोरा या मोरा, कहीं भी दोनों लिखा जाता है, मोरा भी लिख देगा या मोरा भी। ठीक है, तो जिसका अर्थ होता है क्या? मौर्य। इसीलिए जब इन्होंने वंश की स्थापना की तो क्या नामकरण कर दिया? मौर्य वंश। पूरा हिस्ट्री समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठेगा तो राजधानी तो बनाएगा ही। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध की गद्दी पर बैठा, कब बैठा? 22 ईसा पूर्व में। इसका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। तो जब जन्म हुआ तो ये जनरली क्या थे? ये जैन धर्म के अनुयायी आगे चल के बने, लेकिन अभी पहले लिखा गया है। तो चंद्र गद्दी पर बैठा तो ये अपनी राजधानी बनाएगा। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई? पाटलिपुत्र। क्यों? क्योंकि आपको बार बार पढ़ाते गए, महाजनपद में बताए थे कि पाटलिपुत्र बनाने का वजह क्या है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित रहता था। ये कोई भी विदेशी आक्रमण यहाँ नहीं कर सकता था। क्यों? एक तरफ से हिमालय पर्वत हिंदू कुश से घिरा हुआ था, और ये पाटलिपुत्र जो बना हुआ था 3 नदियों के संगम पर था। एक गंडक, गंगा और सोन, तो नदी से घिरा हुआ था। तो यहाँ पर कोई विदेशी आक्रमण जल्दी नहीं पहुंच पाता था। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी मगध शासक बने, उन्होंने अपनी राजधानी कहां डिसाइड करता था? पाटलिपुत्र। समझ में आई बात? अब बात समझ में आई? पाटलिपुत्र क्यों रहता था? क्योंकि वो सुरक्षित रहेगा। और कोई भी राजधानी वही बनता है जहां पर हमारा देश सुरक्षित हो। जैसे भारत की राजधानी कहां है?
दिल्ली, अब उसको जाके पाकिस्तान का बॉर्डर पर बनाएगा राजधानी, तो हमेशा हमला होते रहेगा तो सुरक्षित रहेगा नहीं, क्योंकि जहां पर राजधानी रहता है, आपको बता चुके हैं पहले भी कि वहां राजधानी रहने पर सब पूरा आर्थिक रूप से जितना भी पावरफुल से सबका हेड ऑफिस कंडक्ट वहीं से होता है, क्योंकि जितने भी माने प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं वह कहां बैठेंगे, राजधानी में बैठेंगे, और वहीं से पूरा कंट्रोल होगा। तो इसीलिए जितने भी राजा रहते थे अपनी राजधानी को पहले सुरक्षित करते थे और वहीं से पूरे साम्राज्य का कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, पाटलिपुत्र, बोलता नहीं है, कहां बनाई थी, पाटलिपुत्र बनाई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी पर कौन सा ईस्वी में बैठे थे, 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठा तो माना जाता है कि इसका शिक्षा भी हुआ होगा। ठीक, तो इनकी शिक्षा का हुआ, तो जैसा कि बताएं कि ये जब जिस समय ये बाल्य अवस्था में थे, बचपन में किशोरावस्था में थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो शिक्षा का जो जिम्मेवारी लिए थे वो उन्होंने चाणक्य ने लिया था, क्योंकि मूरा जाति के थे, इनका शिक्षा कहां से हो पाता। और उसी समय जो जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के चाणक्य गए थे तक्षशिला, तो चाणक्य जो थे तक्षशिला का आचार्य थे, क्या थे, आचार्य थे, और वहां उनका एक अच्छा पदवी था। तो इसीलिए चाणक्य के जो शिक्षा का जो कार्यभार जो जिम्मेवारी संभाला चाणक्य संभाला, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर कहां चला गया, तक्षशिला गया, जिस समय किशोरावस्था में थे, तो तक्षशिला माना गया। और ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का सुप्रसिद्ध जो केंद्र था वो क्या था, तक्षशिला था, और मगध के काल में भी क्या था, तक्षशिला उधर था। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक, आगे चल के मौर्य कालीन इसलिए बना क्योंकि मौर्य साम्राज्य में आया ये। फिर बोला गया चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, आगे चल के गुरु जो था वही पर क्या बनाया गया उसको, प्रधानमंत्री। किसको बनाया गया, चाणक्य। तो चाणक्य की शिक्षा का कार्यभार, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा का कार्यभार किसने लिया था, चाणक्य ने लिया था। काहे लिया था, क्योंकि जाना कि हमको ऐसा एक व्यक्ति, एक बालक चाहिए जो पूरी तरह चाणक्य से क्या हो सके, सॉरी घनानंद से लड़ सके। तो उसको बिना ट्रेंड किए जाएगा, वो तो ट्रेंड, तो पूरा कार्यभार। तो बोला कि यहाँ नहीं रहो, चलो। बोला कहाँ जाएंगे गुरुजी, तो बोलता चलो हम जहाँ है वहां तक्षशिला। बोले तक्षशिला, बोला हाँ वहीं रहना है, क्योंकि ऐसा माना जाता था उस समय, प्राचीन समय, कि शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जिस प्रकार हम लोग का नालंदा विश्वविद्यालय था, उसी प्रकार गांधार में क्या था, तक्षशिला था, और तक्षशिला का आचार्य था चाणक्य, लेके चला गया। अब बोला रहो खाओ और पूरा एजुकेशन यहीं से लो। ठीक है, पूरा ट्रेंड जब तक नहीं होगा तब तक नहीं। इसीलिए हर काम के लिए चंद्रगुप्त मौर्य पहले किससे परामर्श लेते थे, चाणक्य से। बिना चाणक्य से परामर्श से वो कोई काम करते ही नहीं थे, क्योंकि मान लीजिए कि माता तो इनकी दासी थी, तो इनके क्या करेंगे, भरण पोषण तो हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए सारा कार्यभार चाणक्य ने संभाला था। इसीलिए आगे चल के जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा, तो सबसे जो ऊंची पद प्रधानमंत्री होती है राजा के बाद, उसका पोस्ट दिया था चाणक्य को। पर लीजिए, अगर हम नहीं रहे तो आप ही को मॉनिटरिंग करना है। जैसे होता है ना कि टीचर चल जाते हैं तो मॉनिटर एक डिसाइड किया जाता है, वो क्लास का मॉनिटरिंग करता है, उसी प्रकार चाणक्य करता था। इसी प्रकार बोला जाता है कि जब तक चाणक्य था, मौर्य आपका मगध साम्राज्य पूरी तरह विकसित रहा और मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ। तो यहां तक समझ में आएगी बात। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहां पर हुई थी, तक्षशिला में। तक्षशिला के आचार्य का नाम चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था, चाणक्य को। इसके बाद देखो, फिर उसके बाद विशाखदत्त के अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत किया और धनानंद की पुत्री क्या बोला गया है, दुधर्वा से विवाह कर लिया। अब इसका भी एक कहानी है, इसका हर लाइन पर कहानी है। अब देखो, ये जो पहले बोले कि हमें किसी भी वंश की जानकारी साहित्यिक स्रोत से मिलती है, तो साहित्यिक स्रोत में अभी एक बताएं क्या, मुद्रा राक्षस। अब मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था, विशाखदत्त। तो विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि जब घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, तो हराने के बाद वहां छोड़ा नहीं, उसकी एक बेटी थी, उसका बेटी का नाम क्या था, दुधर्वा। तो इसी से विवाह कर लिया। तो बोले सर इससे शादी काहे किया, उसको ही मार देना चाहिए।
शादी करने का वजह क्या? देखो, हर राज्य का राजा का सहयोगी होता है। ऐसा नहीं कि उसका जितना सैनिक था सब सैनिक को मार दिया होगा, तो सब सैनिक को मार देगा तो शासन कैसे करेगा? तो जब मारा नहीं तो क्या किया? तो बोले नहीं, हर मास्टरमाइंड इसका कौन था पीछे? चाणक्य लगा हुआ था। तब बोला नहीं, इसकी पुत्री को नहीं मारना है। बोला इसके पुत्री से ही विवाह कर लो। बोला गुरुदेव काहे विवाह करेंगे? तो बोले समझो, अगर उसके पुत्री के साथ विवाह कर लेगा तो जितने भी घनानंद के सहयोगी हितैषी होंगे, अब कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका दामाद बन जाएगा, उसका रिश्तेदार बन जाएगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो कभी मारने आएगा? जल्दी आपको नहीं मारने आएगा। तो चाणक्य ने आइडिया दिया कि ठीक है, घनानंद को मारता है लेकिन इसकी पुत्री की नहीं हत्या करना है, तुम उसका पुत्री से शादी कर लो। तो घनानंद की हत्या करने के बाद उन्होंने उसकी पुत्री से जो शादी किया, उसकी पुत्री का नाम क्या था? दूरधरा। दूरधरा क्या नाम था? दूरधरा। और दूरधरा पूछा या किसकी पुत्री थी? घनानंद की, क्योंकि ये राजा था। मगध उतना बड़ा समय छोटा मोटा तो नहीं है कि चलो मार दे कोई फर्क, उतने बड़ा साम्राज्य का कंट्रोल करना था। तो इसीलिए चाणक्य बोला कि इसकी पुत्री से विवाह कर लो, अगर शादी कर लेगा तो जितना भी घनानंद का सहयोगी होगा फिर तुम पर आक्रमण नहीं करेगा, तो पूरी तरह सुरक्षित। अब क्या हुआ? शादी कर लिया तो पूरा मगध साम्राज्य क्या हो गया? कंट्रोल में हो गया। इसको भी रानी बना दिया। तो उसके बाद माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में मगध तक ही सीमित नहीं रहा, उसने अपने साम्राज्य को चारों दिशाओं में फैलाया। क्योंकि चारों दिशाओं में कहने का मतलब है उन्होंने अपने साम्राज्य को उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर में ऐसा माना जाता है कश्मीर से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक गया, और उत्तर पश्चिम में आपका पश्चिम में उत्तर पश्चिम का जो एरिया है ईरान, जो फारस से लेकर के पूरब में बंगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। वो मगध तक सीमित नहीं रहा, हेड ऑफिस मगध को बना के रखा। फिर वहां से लेकर के आगे चल के, क्योंकि राजा का काम ही होता अपना साम्राज्य का विस्तार करना, और मगध पर आक्रमण करने से पहले भी वो विस्तार कर रहा था। तो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक किया? उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक। उत्तर में उन्होंने अपने साम्राज्य का कहां तक फैलाया था? कश्मीर में। और दक्षिण में कहां तक? कर्नाटक, मैसूर तक। और उत्तर पश्चिम में कहां तक? ईरान, फारस से लेकर के बंगाल में, कहां पूरब में कहां तक? बंगाल तक। इतना बड़ा साम्राज्य वो फैला दिया था। तो देखो, कोई भी साम्राज्य का फैलाने का वजह क्या होता है? वहां का प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, तभी तो डेवलप करता है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर पूरा विस्तार करते जा रहे हैं, मार जीत लिए, अब वहां पर आदमी को खानी नहीं रहा, खाली कर टैक्स लेते जा रहे हैं, तो वहां सर्वाइव कर पाएगा आदमी? नहीं। तो सही प्रशासनिक व्यवस्था के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पूरे साम्राज्य को चारों दिशाओं में फैला दिया था। समझ में आ गई बात? तो ठीक है, आगे देखो। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जितनी भी लड़ाई की, उस लड़ाई में सबसे प्रसिद्ध लड़ाई नाम होता है सेल्यूकस निकोटर के साथ। ठीक है, किसके साथ? सेल्यूकस निकोटर के साथ। ठीक है, निकेटर। तो जितने भी चंद्रगुप्त तो हर राजाओं से लड़ा था, तो उसमें सबसे फेमस लड़ाई जो था चंद्रगुप्त मौर्य का, किसके साथ था? सेल्यूकस निकेटर के साथ था। अब इसका भी एक कहानी है, तो पहले समझ लीजिए। बोला गया जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? तो देखो, अब क्या, अभी जैसे आपको बताएं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के साम्राज्य पर बैठा तो साम्राज्य का विस्तार करेगा, तो अब ये सेल्यूकस निकेटर था कौन? हाँ, याद कीजिए, कौन था? सिकंदर का सिपा सालार था। क्यों? क्योंकि जब चंद्रगुप्त सिकंदर जब वापस जा रहा था बेबीलोन, तो उन्होंने कुछ जो पश्चिमोत्तर का भाग जो जीता था, वो किसको जिम्मेवारी सौंप के दिया था? सेल्यूकस निकेटर। तो भी चाह रहा था कि हम भारत की ओर आक्रमण करें। तो जब भारत पर, तो क्योंकि वो तो निकेटर चला गया, तो उस हर राजा चाहता अपना साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर भी सोचा कि घनानंद मर गया है, क्योंकि क्या सिकंदर का ये लोग काहे डरा था कि घनानंद का सेना से। तो बोला अच्छा मगध का है, ये नया सेना होगा, राजा होगा, चलो आक्रमण करके अब तो जीत सके। मेरा अगर नहीं जीता सिकंदर तब हम जीत सकते हैं।
तो ये आक्रमण कर दिया मगध साम्राज्य पर। कब आक्रमण किया था? आक्रमण किया, किंतु चंद्रगुप्त से क्या हुआ? वो हार गया। तो हार गया तो देखो, हार गया तो इसको मारा नहीं, क्यों? मास्टरमाइंड पीछे खड़ा है। बोलो मारना नहीं है, मारने से हल नहीं निकलता है, समझौता करो। तब बोला गुरुदेव क्या करेंगे? क्योंकि बोले नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य कुछ भी डिसीजन लेने से पहले किससे पूछता था? चाणक्य से। तो बोला गुरुदेव अब तो हरा दिए हम इसको। किसको हरा दिए? सेल्यूकस निकेटर को हरा दिए। तो बोला मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोलिए इसके साथ क्या सलूक किया जाए? तब बोला कि क्या इसको मारना नहीं है? तो बोला क्या करना है गुरुदेव? तो बोला ठीक है, इसकी कोई बेटी है? तो देखिए क्या बोला गया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उसको पराजित किया तो उसकी बेटी जो थी हेलना, जिसका क्या नाम था? कार्नेलिया, से विवाह कर लिया। तो ये अपने मन से विवाह करेगा चंद्रगुप्त मौर्य? नहीं करेगा। आपको क्या बोले, कुछ भी करना है तो चाणक्य से परामर्श। तब बोला क्या, तो परामर्श मेरा सेल्यूकस निकेटर कि ठीक है हम हार गए, आप नहीं मारे तो क्या हुआ? तो बोला संधि। तो संधि कैसे होगा? तो बोला कि हेलना। तब चाणक्य बोला क्या करना है? तो बोला उसको कोई बेटी उटी है? बोला हाँ बेटी है। तो क्या नाम है? तो बोला क्या नाम है उसकी बेटी का नाम? अच्छा हेलना, जिसको क्या उसको कहा जाता था यूनानी भाषा में? कार्नेलिया। तो बोले जाओ उससे शादी कर लो। अब बोले गुरुदेव काहे शादी करे? एगो तो शादी पहले करवा दिया है। किससे कराया था? अरे घनानंद की बेटी से, घनानंद का बेटी से नहीं शादी करवाया था? तब बोला एगो शादी करवा दिए गुरुदेव, फिर शादी करवा रहे? बोला हाँ जाओ फिर करो। बोले काहे? तो बोला उसका भी वजह है। देखो शादी कराने का वजह ही था कि उत्तर पश्चिम का एरिया था ये, और इसका बॉर्डर एरिया पड़ता था। तब बोला फिर वही कहानी, अगर शादी कर लेगा तो क्या बन जाएगा? उसका रिश्तेदार बन जाएगा। तो फिर यूनान लोग कभी आक्रमण करेगा? तो सुरक्षित, टेंशन खत्म। नहीं तो अगर कुछ करता तो फिर आक्रमण करता उसका सहयोगी लोग। तो बस बोला कि जाओ उससे मैरिज कर लो। जैसे शादी करवा दिया। किससे शादी करवा दिया? हेलना से। तो हेलना किसकी बेटी थी? निकोट सेल्यूकस निकेटर का बेटी थी। अब जब अपनी बेटी का शादी करा देगा तो ये भी तो तेज तरह था। बोला कि कहा मेरा सभ्यता संस्कृति अलग, ये जा रहा मगध में, कैसे रहेगी? तो मगध में बोला सेल्यूकस निकेटर ठीक है जा रहा, तो चलो एक और आदमी को भेजते हैं। तो देखते हैं अभी का टाइम में जब शादी विवाह लड़की जाती है तो उसका साथ एगो कोई जाता है, भाई बहन। क्यों जाता है? काहे जाता है? क्योंकि पहली बार मेरी बेटी जा रही है वहां, तो समझ नहीं पाएगी कैसे रहेगी क्या करेगी। तो कुछ दिन तक उसके घर में बिताता है कि क्या उसका किस तरह का रहन सहन हाँ भाव है। हम जिस घर में किसी बेटी का शादी किया जाता है बोला जाता है ना, तो वह ठीक ठाक है, तब वो सूचना देता है। गुप्तचर रहता हूँ, वो गुप्तचर रहता उसके घर का कि हाँ बहन गया है या जी गई है, हाँ ठीक ठाक है उसके घर में। तो अभी भी परंपरा चली आ रही है ना। तो वही परंपरा देखो ही क्या, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर तो यूनान का था, अब वो बैठ दिया मगध में, यहाँ का रहन सहन कैसे आएगा? तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी के साथ एक राजदूत को भेजा। उस राजदूत का क्या नाम था? मेगास्थनीज। इसीलिए भेजा। समझ में आई बात? क्योंकि हेलना को तो शादी कर दिया, तो हेलना का जब शादी कर दिया तो अपने एक राजदूत को भेजा जो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहता था। तो बोला जाओ तुम ही है, सब राजदूत है मेरा। और राजदूत ऐसा होता है जिसकी हत्या राजा नहीं कर सकता है। कभी भी राजा की हत्या राजदूत नहीं कर सकता है, राजदूत का नहीं कर सकता राजा, क्योंकि वो किसी का दूत होता है। क्योंकि आपका पैगाम लेकर के आएगा, आपका जो पिसारी होगा वो पैगाम फिर पहुंच लेके जाता अपने राजा के पास। इसीलिए देखोगे पुराने जमाने में जब लड़ाई होता था तो बोला जाता है राजदूत को भेजा जाता है, जाओ मेरे फरमान लेकर के जाइए। राजा मानता है कि नहीं मानता है? बोला माना तो सहमति, और नहीं माना तब युद्ध की तैयारी। इसीलिए वो अपना राजदूत को भेजा। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? मेगास्थनीज को। काहे भेजा था? बेटी आया था ना, तो बेटी का साथ ही ना जाएगा। तो उसके बेटी का नाम कौन था? हेलना और या कार्नेलिया। ठीक है, तो वही लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे जब पराजित कर दिया तो अपनी बेटी कार्नेलिया या हेलना से विवाह कर लिया। और दहेज में एरिया, फिर क्या होता है दहेज की प्रथा थी, तो वो तो भेजवे किया। तब बोला ठीक है जीत लिया, तब उसका दामाद बन गया। तो दामाद जब भी बनता है तो ऐसी तो शादी होगा नहीं बेटी का में, तो क्या कुछ उपहार दिया। तो उपहार कौन सा दिया? उसका जो राज्य था सेल्यूकस निकेटर का, वो बोला कौन सा राज्य चाहिए? बोला हमको ऐसे से मत दीजिए, हमको यूनान नहीं जाना है। बोला बॉर्डर वाला हमको एरिया दान में दीजिए। तो देखिए क्या क्या मांगा एरिया, हैरात, ठीक है, कंधार, उसके बाद बलूचिस्तान
और काबुल, जो भारत का बॉर्डर एरिया में पड़ता है ना पश्चिमी, तो सब बॉर्डर एरिया मांगा कि दे दो हमको ये दहेज में, मेरा हो जाएगा तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक, तो ये सारे उसको दहेज में मिला। तो ये जो एरिया दहेज में कौन दिया था, भूल जाते, सेल्यूकस निकेटर दिया था। काहे दिया था, दहेज में दिया था, बेटी का शादी में। और काहे अपना बेटी का शादी कराया, हार गया था। किससे हारा था, चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। ठीक है, इसका जो बात है, और इस बात का जानकारी जो मिलता है, ऐसी मिथ्या नहीं है। देखो, इस बात का उल्लेख जो है एक इतिहास से जिसका नाम है एपियनायस नामक यूनानी देता, क्योंकि ये भी नाम था। तो जानते, जैसे मान लीजिए आप आइएगा तो कुछ लिखें कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जानकारी ले, तो अपना घरे को बताइएगा। तो बोलेंगे आपकी जानकारी, तो बोलेंगे हजारीबाग का जानकारी आपको सपोज करो अपना मम्मी को देते होंगे, जे हम गए आज यहाँ, तो आप हजारीबाग आते तभी ना जानकारी देते हैं, नहीं आते तो नहीं जानकारी देते। तो इसीलिए इसका जानकारी को कौन लिखा, यूनानी इतिहासकार ने लिखा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, तो जब देखो एक दिया दहेज में तो दूसरा भी कोई कुछ देगा, तो क्या किया, अब क्या किया, दान दिया। सेल्यूकस निकेटर का दिया को 500 हाथी, कौन दिया, सेल्यूकस निकेटर को दिया, वो तो देवे किया राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य बोलेंगे सर और कुछ नहीं मिला, ये हाथी काहे दिया, तो काहे सेल्यूक बताएं पहले कि जिस राजा के पास जितना हाथी रहता तो उतना ही शक्तिशाली होता था। और आगे भी अशोक हाथी के चलते कलिंग का लड़ाई लड़ा था। तो ई बोला कि तब चंद्र ये सेल्यूकस निकेटर बोला कि अच्छा ठीक है आपको देना है, तो आपका यहाँ बहुत हाथी होता है, दीजिए। तो हाथी क्यों होता था, उसका वजह है छोटा नागपुर का पठार। और कहाँ पड़ता है छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में। और झारखंड पहले किसका भाग था, बिहार का। अब बिहार का राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। तो बोलता यहाँ का हाथी बहुत खतरनाक होता है, तो हमको कोई गिफ्ट उफ्ट करना है तो हाथी दे दीजिए। अभी भी देखिए हजारीबाग में हाथी बहुत निकलेगा, अभी आने दिए ना, हाँ घाटों तरफ भी देखते चल जाता है, इधर पूरा समझ में आया। देखिए अभी भी आ गया, तो सही है मांगा, वो मांगा तो बोला घोड़ा वोड़ा सैनिक उनिक मेरा पास ठीक है एकदम पूरा है, हाथी दे दिए, क्योंकि हम लोग का हाथी मिलता नहीं है। तो बोला ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बोला सेल्यूकस निकेटर को ठीक है आपको हाथी चाहिए, लीजिए 500 हाथी दे देते हैं, लीजिए पूरा आक्रमण करते रहिए अपना देश में, कोई हराएगा नहीं, फिर आएगा हमको बोलिएगा हम पहुंचेंगे पीछे से। आपका रिश्तेदार बन गया ना, तो मान लीजिए एक रिश्तेदार का कोई आक्रमण करेगा तो दूसरा भी करेगा। तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या गिफ्ट किया, किसको, निकेटर को। और सेल्यूकस निकेटर ने अपने बेटी के दहेज में क्या दिया था, राज दिया था, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल। काहे मांगा था, दहेज का बॉर्डर एरिया मांगा इसीलिए ना कि बार बार कोई आक्रमण नहीं करे। अगर दे देंगे, जो सपोज करिए आपके रिश्तेदार वहां रहेगा वो मोहल्ला में, तो आपका मोहल्ले तरफ से कोई आएगा तो आपका रिश्तेदार पहले सूचना देगा, तभी आपके पास पहुंचेगा। तो ये सब मास्टरमाइंड कौन लगा रहा था पीछे से, चाणक्य लगा रहा था, एकदम दिमाग से लगा रहा था कि एकदम पूरा साम्राज्य को फैलाना है। तो यहां तक समझ में आई बात। तो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़ाई का सबसे प्रमुख लड़ाई क्या माना जाता है, सेल्यूकस निकेटर के साथ ही। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद जो अभी हमने कहानी बताए कि सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो अभी बताएं काहे भेजा, क्योंकि उसकी बेटी आएगी तो अकेली आएगी नहीं, उसका साथ एक जाता है साथ से, क्योंकि वहां देखता है शासन व्यवस्था कैसा है। तो सेल्यूकस निकेटर तो अगर मान लो अपने बेटी से पहुंचेगा, जैसे मान लिया किसी लड़की की शादी हो जाती है, अब उसकी मम्मी पूछेगी तो ससुराल वाला कहीं बुराई करेगा, बोलेगा हाँ नहीं भी खाना मिलेगा, हाँ खा रहे हैं, कहा सोने मिल रहा, हाँ मिल रहा, बहुत अच्छा, बेचारे का कितना परेशान। तो बोला कि हम अपना बेटी से जो भी पूछेंगे हेलना से तो सब सही है सही बोलेगा, तो उसका बात पर विश्वास नहीं करना है, राजदूत को साथे भेजो। तो इसीलिए किसको भेजा, मेगास्थनीज। तब मेगास्थनीज से पूछता था क्या हुआ, मेरा बेटी को तकलीफ हो रहा, क्योंकि ये यूनान का था, ये मगध में रहता था, और उससे पहले भी इसका शादी हो गया था, शादी हुआ था ना किसके साथ, घनानंद का बेटी के साथ। तो बोला दोनों में क्या हो जाएगा, झगड़ा नहीं ना हो रहा, झगड़ा हो रहा, फोन टेलीफोन चलता था, नहीं राजदूत चलता था, इसीलिए टेलीफोन की जगह राजदूत, यहां से वहां। तो बोला फिर जा, अच्छा ठीक है। तब जब हो जाता था कुछ दिन तो जाता था, पूछता था क्या हुआ, ठीक ठाक है ना, बोला हाँ ठीक ठाक, कोई तकलीफ नहीं है।
तो इसीलिए मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा, और पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। तो बोला बहुत जाने में हमको बार बार यूनान जाने में बहुत दिक्कत होता, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, किताबें लिख दे रहे हैं। बार बार उसको सेल्यूकस निकेटर तंग करता था। और डेफिनेटली कि जब नया नया शादी हो तो पूछते रहता है, अगुआ से पूछते रहता है ना। अभी भी देखोगे परंपरा है कि जो कोई अगुआ जो शादी का बनता है उसी से पूछताछ करता है, पहले उससे नहीं पूछेगा जिस घर में शादी, उसका बैकग्राउंड पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब निकालेगा, तब जाकर उसको अपने बेटी का शादी करता है। तो इस सेल्यूकस निकेटर जो भेज दिया था, बोला बहुत तंग करता है हमको। मेगास्थनीज बोला बहुत तंग करता है, तो बोले किताबें लिख दो पूरा यहाँ के बारे में। कहाँ के बारे में? पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिख दो, कि क्या है, क्या करता है, साम्राज्य क्या करता है, पूरा जीवनीय लिख दिया, A to Z, पूरा मगध साम्राज्य के बारे में लिख डाला। बोला अब सेल्यूकस निकेटर बोला आओ हमारे यूनान। बोला अब हम नहीं जाएंगे। कहा है? किताबें लिख लीजिए, पढ़िए इसको। जैसे क्या होता है, जैसे आप लोग नोट्स बनाते हैं, आप सेंड मार देता विद्यार्थी, डेली कोई फोन करेगा, ज्यादा काहे परेशान है, लो ले जाओ 5 दिन के लिए पढ़ते रहो, ऐसे ना दे देते हैं। डेली कोई तंग करेगा तो बोलते ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है, नोट से पकड़ लो, पढ़ते रहो। फिर बोलेंगे नहीं समझ में आया तो बोला पूछ लेना एक दिन, सब दिन का काम हो गया। तो समझ में आया पुस्तक काहे लिखा? मेगास्थनीज काहे पुस्तक लिखा? तंग नहीं आना पड़े, तो उन्होंने एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका मतलब इंडिया, इंडिका मतलब इंडिया का नामकरण पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी यात्री या राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था, ठीक है। तो यही फिर उसके बाद बोला गया है, एक यूनानी लेखक था, मैंने पूरा यूनानी पढ़ल है अभी, क्योंकि बेटी का शादी का छोड़ेगा नहीं कोई। फिर आगे क्या बोला गया? यूनानी लेखक है जिसका नाम है स्ट्रैबो। क्या नाम है? स्ट्रैबो के अनुसार बोला गया चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम भी है। क्या नाम है? उपनाम मतलब जैसे घर में चिंटू मिंटू निंटू बोल दिया जाता है, और इधर कुछ अब अलग नाम रहता है, तो उसी प्रकार यूनानी जो था जिसका नाम था स्ट्रैबो, उन्होंने चंद्रगुप्त का एक उपनाम किया जिसका नाम था पॉलीब्रोथम। क्या नाम था? पॉलीब्रोथम, जिसका मतलब होता है पाटलिपुत्रक। क्या नाम होता है? पुत्र। समझ में आई बात? तो ये पाटलिपुत्रक या पॉलीब्रोथम का नामकरण किसने किया था? तो यूनानी लेखक स्ट्रैबो। किसने किया था? सब लेखक लोग पढ़ गया चंद्रगुप्त मौर्य का पीछे। समझ में आई बात? तो समझ में आया? आज भी फॉरेनर लोग इसीलिए फॉरेनर को कुछ भी नया चीज मिलेगा, वो नए नए चीज का खोज करेगा, और भारतीय लोग पीछे पीछे चलता है। कोई खोज कर लेगा तब उसका विकल्प तलाशेगा। सही में आई बात? तो अब हम लोग का देश धीरे धीरे डेवलप हो रहा, तो अब आगे हो रहा, नहीं तो पहले जब हो जाएगा तब पीछे पीछे करेंगे। तो इसीलिए ये लोग पीछे पड़ गया। आगे मेगास्थनीज की पुस्तक जो था, इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल का जो समाज था वो 7 भागों में बटा था। कितने भाग में? 7। मौर्य वंश का जो शासन समाज था उन्होंने 7 भाग में डिवाइड कर दिया था। क्यों? क्योंकि अपनी शासन व्यवस्था अच्छी तरीका से चला सके। इसके बाद कहने का मतलब इन्होंने और भी 7 व्यवस्था जो बताई थी। क्या क्या बताई थी? दार्शनिक, आहिर, सैनिक, किसान, निरीक्षक, कारीगर और सभासद। ये 7 व्यवस्था बताई थी इन्होंने। ये बात को किसने बताई? मेगास्थनीज ने। किस पुस्तक में? इंडिका में। इसने यहां तक लिखा है कि जब मेगास्थनीज, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब खाना खाते थे तो पहले वो खाना नहीं खाते थे, उसका जो दास होता था उसको खिलाता था। आई किसका आज्ञा था? चाणक्य का, कि हो सकता है जहर में दे दिया राजा को तो मर जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जैसे थाना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जब उसको खाना परसा जाता था, सपोज दैट पूरा वैरायटी का खाना रहेगा, तो जब खाना चंद्रगुप्त मौर्य को ही खाना है, नहीं खाना है पहले, बोले खाओ पहले। वहां जो खड़ा रहता था स्टाफ, बोले तुम पहले खाओ। आई किसका आदेश था? चाणक्य का। बोला तुमको खाना नहीं खाना है, पहले कुछ भी खाओगा पहले खिलाओ दूसरा को। जहर हो सकता है कोई शत्रु रहे उसमें, मान लो सेटिंग कर लिया, का कुके को सेटिंग कर लिया भोजनालय में, और जो खाना खिलाना जहर खत्म हो गया, तो कहा राजा मरा तो सिंहासन कब्जा। इसीलिए बोलता खाना खाने से पहले आता था। यहां तक बोला जाता था कि जब वो राज दरबार में घूमने अपने राज्य में निकलता था तो उसमें भी पूरा अंगरक्षक पूरा रहता था, कि कोई भी उसी तरह कुछ सुरक्षा नहीं कर सके।
समझ में आई बात, इतना सिक्योरिटी टाइट, तो जिम्मेवारी कौन था, चाणक्य लिया हुआ था। इसीलिए 137 साल मतलब चाणक्य जो था, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य इतना अच्छी तरीका से साम्राज्य का विस्तार किया। तो समझ में आई बात। तो इंडिका पुस्तक किसने लिखा था, ठीक है। अगला, भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट, एक वर्ड आया, महान सम्राट जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों माना जाता है, इसका ही वजह, सम्राट तो माना राजा ही तो बने, यानी सम्राट, पहला सम्राट का उपाधि क्यों मिला, इसलिए मिला कि ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जाकर के हर राज्य पर कंट्रोल नहीं किया, वो केंद्र में बैठ करके ही, केंद्र से ही सारे साम्राज्य का मॉनिटरिंग करता था, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहा, पाटलिपुत्र से बैठ करके। ये नहीं कि कोई परेशानी हो तो हम जाएंगे कश्मीर जाएंगे, कोई भी परेशानी हो तो हम दक्षिण में कर्नाटक जाएंगे, कोई परेशानी हो तो हम उधर जाएंगे फारस तक जाएंगे, कोई परेशानी हो हम बंगाल तक जाएंगे, ऐसा नहीं करता था वो एकदम पाटलिपुत्र में ही बैठा रहता था, सबका ड्यूटी बना हुआ था। जैसे अभी हम लोग का समय लोकतांत्रिक देश में प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कोई भी परेशानी अगर झारखंड में आ जाएगा तो झारखंड में आएंगे नहीं, वहां से क्या आएगा, गृह मंत्री आएंगे, प्रॉब्लम आया फिर यहाँ के राज्य सरकार से बात करेंगे तब कंट्रोल होगा। तो इस व्यवस्था से इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य भारत इतिहास का पहला सम्राट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अन्य राजाओं की तरह जा जाकर शासन नहीं किया, वो एक जगह जहां पर अपनी राजधानी बनाई थी उसी राजधानी से पूरा कंट्रोल करते थे। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात। इसीलिए बोला गया भारत इतिहास का पहला महान सम्राट का उपाधि किसको मिला है, मौर्य को। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ जानकारी जैसे आपके पहले बताएं कि इसके दो स्रोतों से मिलती है, तो और भी लिखेगा, क्योंकि जिस प्रकार आप फेमस हो जाइएगा तो आपका भी बायोग्राफी बनेगा, कोई हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश में लिखेगा, फारसी में लिखेगा, उर्दू मिलेगा, हर भाषा में लिखेगा। अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मान लीजिए अभी इतना इंटेलिजेंट बन जाइएगा कि नौकरी ले लीजिएगा, आप जिस जॉब में है बस बच्चा आए डायरेक्ट ब्रेन में लोड, हर 3 महीना में जॉब, पढ़े नौकरी हो जाए तो गनगना जाएगा, बोले कौन टीचर आ गया कि 3 महीने पढ़ रहा नौकरी हो जा रहा, तो सब बायोग्राफी बनाने लग जाएगा ना, रिसर्च करने लग जाएगा। इसीलिए अभी भी माना जाता है कि आइंस्टीन का ब्रेन अभी भी सुरक्षित रखा गया है, ब्रेन को, उसका ब्रेन को इतना उसका सुपर पावर था, अभी तक रिसर्च चल रहा है उसकी ब्रेन का, अल्बर्ट आइंस्टीन का, दूसरा का ब्रेन कहीं नहीं रखा, अभी भी उसको म्यूजियम में रखा हुआ आइंस्टीन ब्रेन, इतना सुरक्षित। तो बोला उसका दिमाग कितना तेज था, इंटेलिजेंट। अभी हम लोग का ब्रेन गया स्वाहा, जला उला खत्म, लेकिन उसका ब्रेन को अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है, अभी तक रिसर्च चल रहा है उसके ब्रेन के बारे में, नहीं इतनी सुरक्षित रखा गया। तो इसी प्रकार देखो, तो चंद्रगुप्त मौर्य वहां का राजा बना था, तो अब उसके बारे में तो अब लिखना होगा। यूनान अलगे परेशान था, फिर हुआ, तो बोला जाता है कि बोला चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय की जो जानकारी मिलती है वो तमिल ग्रंथ जिसका नाम का है अहनानूर, और यहाँ का नाम दूसरा उसका पुस्तक का जो नाम है मुरना नूर, दो होगा, रो होगा, ठीक है। तो हाँ, मुरना नूर, दो तरह का। तो दक्षिण भारत में भी वो साम्राज्य का विस्तार किया था, और आगे चल के जैसा कि आप लोग को बताए भी थे, बताएंगे कि दक्षिण भारत में ही उन्होंने अपना प्राण त्यागा था, श्रवण बेलगोला में जाकर के, ठीक है। तो इन्होंने दक्षिण भारतीय लोग भी तो लिखेगा, तो दक्षिण भारतीय लोगों ने अपनी पुस्तक में लिखा गया तमिल पुस्तक, उस पुस्तक का नाम क्या है, नूर और मुरना नूर, ठीक है। और इसकी जो जानकारी मिलती है अभी बताएं, अब इस अशोक के अभिलेख से मिलती है। अगले बारे में जो बोला गया है एक जैन ग्रंथ, क्योंकि जैन ग्रंथ में भी वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का। क्यों मिलता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को स्वीकार किया था, जैन धर्म। किस धर्म को, बौद्ध धर्म नहीं सिखाया था, क्योंकि जैन धर्म में पढ़ाए हैं आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया, तो ये राजा था तो जरूर कुछ लिखा मिलेगा। तो जैन धर्म में जो ग्रंथ है जिसमें राजावली में उल्लेखित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे चल के अपने साम्राज्य को किसको सौंप दिया, बिंदुसार को सौंपा, क्योंकि इसके बाद अगला उत्तराधिकारी बिंदुसार है। अभी चार्ट में पूरा डिटेल से समझा दिए थे आपका, ठीक। इसके बाद जो उत्तराधिकारी बनेगा वो बहुत खतरनाक उत्तराधिकारी है ना, अशोक छोड़ेगा नहीं, हम बोले उत्तराधिकारी बनेंगे, 99 भाई को मार करके बनेगा वो। चलिए, उसके बाद अगला थोड़ा सा है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जो बारे में बताया गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म की शिक्षा ली वो भद्रबाहु के नेतृत्व में लिया। किसके नेतृत्व में,
भद्रबाहु। और आपको बताए थे कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया था, और उसका निगरानी कौन था? एक भद्रबाहु और एक स्थूलबाहु। बताए थे भद्रबाहु ने दिगंबर समाज की स्थापना की थी और स्थूलबाहु ने श्वेतांबर की स्थापना की थी। तो जब अकाल पड़ा तभी ना भद्रबाहु लेके चला गया चंद्रगुप्त मौर्य को, कहा चलो कर्नाटक। बोला कितना? 12 साल के लिए वहीं रहा हूं। अब जब वो क्या हुआ, अभी जैन धर्म चाहेगा, जैन साथ जो बेचारा खाएगा वही रहेगा। तो ये भी बेचारा जैनिश लोग तो पूरा ट्रेनिंग में थे, वो 12 दिन 15 दिन भूखे रह जाते थे। राजा था डेली खाए में 10 दिन चारों खाए वाला आदमी, ये कैसे रहेगा भूखा? पहले तो बाल्य अवस्था तो कष्टमय था, लेकिन जब राजा बन गया तो देखो अभी कितना कष्टमय आपका जीवन है। थोड़ी देर के लिए आगे चल के बोलेंगे तो बोलेंगे सर ज्यादा देर हो गया, अभी सब टेबल में नहीं बैठेंगे, हमको गद्दा सोफा सेट वाला चाहिए, उसी में हम आधा घंटा तक बैठेंगे, इससे पीठ दर्द दे रहा, कमर दर्द दे रहा, सब दर्द होगा। लेकिन अभी आपको पढ़ना मजदूरी है, आगे चलकर रॉयल लाइफ हो जाएगा तो शरीर आरामदायक हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो क्या हुआ, भद्रबाहु के साथ वो लेके चला गया। कहां चला गया? कर्नाटक लेके चला गया। काहे ले गया? क्योंकि मगध में अकाल पड़ गया। और ये अपना गद्दी किसको सौंप दिया था? है अपना बेटा चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को सौंप दिया। तो अब क्या बोलेगा? बिंदुसार को सौंप दिया, 24 साल तक तो शासन किया ही। तो बिंदुसार को जब सौंप दिया तो बोला आप क्या करेंगे, काम धंधा ने चलो, चल दिया वो भद्रबाहु के साथ। अब भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य देखो कहां चला गया? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया, जहां पर 298 ईसा पूर्व में संलेखना, जिसको बोला जाता है संथारा विधि, जिसको बोला जाता है उपवास मेथड जैन धर्म में। जैसे मान लो आज खाना नहीं है ना, 3-4 दिन तक लिए भूखे रह जाओ। हाँ, तो ट्रेनिंग जो मान लीजिए बौद्ध धर्म जैन धर्म अलग तो ट्रेनिंग है, वो लोग तो भूखे प्यासे रह सकता है, ये बेचारा कहाँ। अब मान लीजिए इतना क्लास में स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं, अगर सबको ले जाएंगे वहां पर, बोलेंगे ले जाओ, तो बोलेंगे सर आज हम लोग का खाना नहीं, एक को भूख लगेगा, खाना बनेगा वहां पर? वो बेचारा वो पेट ममोड़ कर दे ढूंढेगा आसपास में कुछ है दुकान उकान है कि नहीं, नहीं दुकान में। तो बोले खाना कोई बनाइए नहीं रहा। बोले पानी उनी भी मिलेगा? बोले पानियों नहीं पीना है अकाल पर। मान लीजिए सब पानी पिएगा तभी ना पीजिएगा, अब पानी है ही नहीं। तो बोले पानी बोतल खरीद के लाओ, नहीं मिल रहा, कौन जाएगा भाई? 20 किलोमीटर दूर पानी मिले, नाला का पानी पियो, कोई पिएगा? बहती नाला माने नदी नाला का तो गंदा पानी आएगा, तो पिए नहीं सर तबियत खराब तो रहो भूखे पर। बोलेगा नहीं परसों खाना खाना है, अब परसों खाना खाना तो भूखे रहो। तो बेचारा यही था चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये तो राजा था, ये लोग था सन्यासी, ये लोग तो एकदम फिट एंड फाइन, ये रह नहीं पाया और बेचारा दम तोड़ दिया। कब तोड़ दिया? 298 ईसा पूर्व में। कहां दम तोड़ा? कहां पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, तो इसके बारे में अब थोड़ा सा इसके और भी जानकारी बचा हुआ मौर्य वंश के बारे में, आज पूरा खत्म ही करेंगे टैगलाइन। ठीक है, तो इसके बारे में आगे देखो क्या बोला गया है थोड़ा सा। चंद्रगुप्त मौर्य में सर्वाधिक जानकारी जो मिलती है चाणक्य की पुस्तक किसे मिलती है? सबसे पहले बताएं साहित्यिक स्रोत। आप बोलेंगे सर सबसे ज्यादा जानकारी चाणक्य के अर्थशास्त्र में काहे मिलता है? और काहे? क्योंकि यही तो था प्रधानमंत्री, पोस्ट पर कौन था? चाणक्य। माने राजा के बाद दूसरा पोस्ट चाणक्य, प्रधानमंत्री। तो काम करेगा तो लिखवे करेगा पूरा राज्य के बारे में। तो इसीलिए जो माना गया है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा जानना है तो किसका पुस्तक में पढ़ना पड़ेगा? चाणक्य का अर्थशास्त्र। और इसके अर्थशास्त्र में चाणक्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है, राजनीतिक प्रशासनिक। इसलिए कि चाणक्य कूटनीतिज्ञ था, कूटनीति का ज्ञाता था। अभी बताए ना कि लड़ता नहीं था, ये खाली ऑर्डर देता था ऐसे करो बस। बोला चंद्रगुप्त मौर्य को जाओ वहां लड़ना है। गुरुदेव कैसे? बोला चल जाओ। बोला लड़ना कैसे है? बोला ऐसे टेक्निक से लड़ना है। अभी रोटी वाला कहानी सिखाए ना, वही टेक्निक से पूरा विजय करता है वो। तो इसीलिए बोलेंगे, तो इसीलिए सबसे ज्यादा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी किसे मिलती है? चाणक्य की पुस्तक, जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। जो एक राजनीतिक और प्रशासनिक पुस्तक है। जो बात बोले इस पुस्तक में बोला गया 15 लेशन है, और इस पुस्तक में राजा के राजस्व सिद्धांत के बारे में बताया गया है, और एक राजा की जानकारी क्या क्या होनी चाहिए, एक राजा का जो अगर है तो उसका शरीर का क्या क्या अंग कैसे कार्य करता है, उसकी संपूर्ण सिस्टम के बारे में इन्होंने वर्णन किया। और वो वर्णन क्या है ध्यान से समझिए।
जो राजा का अंग होता है उसके 7 प्रकार से काम करना चाहिए। वही बोला गया है कि शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते हैं, उन्हें निभ। तो देखो इतना कौटिल्य था, क्या बोले, चाणक्य, या इसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त तो बोल सकते हैं। तो इन्होंने हर चीज को राजनीति के दृष्टिकोण से देता। चंद्रगुप्त मौर्य बोला ऐसे नहीं सोचना है, चंद्रगुप्त ऐसे सोचो, तुम्हारा जो है क्या ब्रेन, तो बोला ब्रेन क्या होगा, मालिक बनेगा। जो शरीर रहेगा वो स्वामी रहेगा, और वो स्वामी कौन बनता है, राजा। तो अगर आप राजा हैं तो आपका जो ब्रेन मस्तिष्क है वो टॉप पर आना चाहिए। मतलब मस्तिष्क अगर खत्म तो राजा पूरा खत्म। सही माई बात। तो पूरा सुरक्षित रखना है। दूसरा बोला कि आंख, क्या बोला, शरीर का अंग आंख। तो बोला आंख जो होगा वो आपका मंत्री के रूप में काम करेगा। किस रूप में काम करेगा, मंत्री के रूप में। मतलब जिस प्रकार राजा का मंत्री होता है, तो मंत्री क्यों होता है, मान लो अभी सपोज करो, जो एग्जांपल दिए, अगर सपोज करो किसी तरह झारखंड में विवाद हो गया तो इसका सुलझाने के लिए कौन आएगा, प्रधानमंत्री आएंगे, नहीं, वहां का कोई कैबिनेट मंत्री को यहां भेजा जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि राजा का आंख कौन होता है, उसका मंत्री होता है, जो आमत्य का काम करता है। दूसरा, राजा का जो पैर होता है वो कौन काम करता है, जनपद। पैर मतलब जितना क्षेत्र का विस्तार, राजा जितना जहां जहां जाएगा, कहां का जहां जहां उसका साम्राज्य है, तो उसका क्षेत्र का जो विस्तार करने में भूमिका कौन पहचान कराएगा, जनपद। बोलेंगे सर मेरा 20 बीघा जमीन है, बोलिएगा ना, तो आप 20 बीघा जमीन तक कैप्चर करते हैं ना। आप ही झगड़ा हो जाए, सर आ रहे हैं 2 मिनट, एक दिन छुट्टी है, 1 बीघा जमीन हमारे कोई जोत लिया है, मैंने 2 दिन का छुट्टी लेके आ रहे हैं फैसला करके, तब सल्टा आएंगे। तो वही बोला जाता है, क्योंकि उसका वहां जाएगा तभी ना फैसला होगा। इसीलिए बोला राजा का पैर किस रूप में काम करता है, जनपद, जो क्या पहचान कराता है, क्षेत्र और जनसंख्या का। फिर राजा का जो बाह होता है वो क्या होता है, उसका दुर्ग होता है, कितना उसका किला कहाँ का है। जैसे बाह जब नौकरी चाकरी हो जाएगा, एक हजारीबाग में घर बना लिए, एक दिल्ली में पोस्टिंग हुआ, दिल्ली में फ्लैट लेके बंगला बना लिए, फिर पोस्टिंग है रांची में तो रांची बना लिए, तो पूरा एकदम दुर्ग का निर्माण। तो बोले कितना है, देखिए तो मेरा बेटा बेटी नौकरी किया एसएससी में, इनकम टैक्स अधिकारी बन गया, देखिए इतना घर बनाया। दूसरा का ही ना एग्जाम्पल देंगे, जैसे आप भी पूछे क्या कर, जैसे मान लीजिए अभी नौकरी कीजिएगा तो पूछे क्या करते हैं बेटा या बेटी क्या करती है, तो बोलेंगे देखिए फलनवा इतना पैसा कमाती है, यहाँ घर बना लिया, इतना गाड़ी खरीद लिया, इतना नौकर चाकर, यही ना एग्जाम्पल देते हैं, माता पिता ही ना जानकारी देंगे, और क्या देंगे, इसके अलावा कुछ और कुछ नहीं। तो इसीलिए बोला गया है कि जो बाँ का काम किसी राजा का काम करता था वो क्या दर्शाता था, दुरु का। फिर उसके बाद जो मुख होता है उसको कोष और धन, जैसे अभी पहले बोले ना, आपकी वाणी जितनी मीठी उतना वो काम सहजता से हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं काम नहीं बन रहा, उसे नम्रता से उसे घर में 3-4 बार जाइए, नम्रता से बात कीजिए, तो ऑटोमेटिक वहां काम बन जाएगा। और जाइएगा, मेरा कागज 4 दिन से पड़ा हुआ, क्या समझ के रखे हुए हैं हम जाएंगे ना, डायलॉग मारते हैं, क्या समय रखते हैं, 4 दिन आ रहे घुमा रहे, कोई वैल्यू वैल्यू है कि नहीं मेरा, वो और गुस्सा जाएगा उधर। अच्छा ठीक है, उधर रख दिया, साइन करेगा कभी वो अधिकारी, बोला ही बहुत आगे हमको डायलॉग सुना रहा है जी, इसका फाइल वगैरह रख दो तो उधर आपके सामने भी जा रहे। तो ऐसे बोला सर साइन कर दीजिए, देखिए आप साइन कीजिएगा ना, सब चीज हो गया है, आपके सिग्नेचर से ही मेरा जॉब हो रुका हुआ है। अच्छा ठीक है, क्या चीज में जॉब हुआ बाबू, इस चीज में, सर आएंगे तो आपको मिठाई उठाई खिलाएंगे, देखो तुरंत साइन कर देंगे। और ऐसे डायलॉग मारे, कहा समझते हमको अधिकारी बनने दीजिए, पहले आप ही को सस्पेंड करेंगे। तो ये बोलता अभी अधिकारी नहीं बना, हम ही को सस्पेंड करा जी, फाइल वगैरह रखो उधर, करेगा कहीं नहीं। तो इसीलिए बोला था मुख की वाणी, जितनी अच्छी बातें रहेंगे वही आपकी धन संपदा का विस्तार करता है। और इसका रोल अभी बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ, जहां जहां जिसकी बेटी से शादी किया उसको मारा नहीं, उससे शादी करवा लिया, ठीक है, तो साम्राज्य ऑटोमेटिक मिल गया। अब देखो मस्तिष्क जो एक जनरली है वो क्या होता है, दंड और सेना के रूप में कार्य करता है, क्योंकि कोई भी राजा फैसला लेता है ब्रेन से ही लेता है। तो ब्रेन का रूप में जो काम करता है किसी भी राज्य में, उसका कौन काम करता है, सेना या दंड अधिकारी, जो दंड देने वाला। और कान जो होता है वो मित्र का काम करता है। जैसे आपका कोई सहयोगी हुआ, आ रहे पढ़ने के लिए, एगो गायब हो गया, अरे वो जानते हैं या जानती है काहे ने पढ़े आया, वो आज तोर बारे में वहां गया था शिकायत करे ले, फलना शिकायत करे, आज देखो 1 घंटा से फोन में पर लगल है, काहे लगा हुआ है, आज उसका खिचड़ी पुलाव पक रहा है वहां। तब बोले काहे, तो बोले नहीं, तो वही होता कान। कान जो होता है राजा का, कान किस रूप में काम करता है, एक
मित्र के रूप में। तो चाणक्य ने जो बताया कि किसी भी राजा का जो 7 अंग जो होता है 7 कार्य के रूप में काम करता है। तो हमेशा याद दिला देता था चंद्रगुप्त सुतो नहीं छूतो नहीं, कौन? चाणक्य आता था। जहां मुरझा गया, कहा गुरुदेव? बोला कहाँ है, यहाँ फॉलो करो। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा अलर्ट रहता था। कॉन्सेप्ट समझ मारी बात? इसीलिए उसको जल्दी कोई हरा नहीं पाया उसके शासनकाल में। तो इतनी अध्याय थी चाणक्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जा रहा है, तो थोड़ी से जो आपका बच जाएगा क्या बनेगा? चाणक्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का स्टोरी समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो रिमाइंड कर लीजिए एक शॉर्ट टर्म में कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? बोलो। 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व पर। फिर उसके बाद वो अपना राज्य किसको सौंप दिया था? बिंदुसार को। ठीक है, बिंदुसार के बाद कौन शासक बना? अशोक बना। और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासक याद रखिएगा, ठीक है। और सारा स्टोरी बता दिए हैं। तो आज के चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी की क्लास यहीं तक, इसके बाद अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।